क्यों? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर था ही नहीं। क्लियर? उसके बाद स्टार्ट हुआ केमिकल फर्टिलाइजर का दौर। मतलब मेरे जो कुछ सीनियर्स हैं, मेरे सीनियर्स, आपको अपने सीनियर्स की बता रहे हैं, जिन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर को इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि किसान जो था अपने खेत में केमिकल फर्टिलाइजर डालने के नाम पे बिगड़ जाता। तो वो क्या करते थे, रात के अंधेरे में खेतों में एक कोने में यूरिया का फेंक करके भाग करके आ जाते थे। यूरिया एक ऐसी चीज़ थी जिसमें नाइट्रोजन का असर इतना तेज था कि खेत में तुरंत असर दिखने लगता था। मतलब 24 से 48 घंटे में आपको असर दिखने लगता था। तो जब वो असर दिखता था तो वो जाके बताते थे, देखिए हमने आपके खेत में जो फर्टिलाइजर डाला उसका ये असर। इस तरह धीरे धीरे क्या हुआ, फर्टिलाइजर का उपयोग चालू हुआ। एक समय वैसा आया कि फर्टिलाइजर का उपयोग इतना ज़्यादा हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर का, कि जो ज़मीन थी वो बैरल होने लगी, मतलब बंजर टाइप में जाने लगी। क्योंकि होता क्या है, एक कहावत है शुरू से, अति सर्वत्र वर्जित। जो ज़्यादा चीज़ें हैं किसी भी चीज़ की वो हमेशा नुकसानदायक है। ठीक वही स्थिति केमिकल फर्टिलाइजर के साथ। फिर क्या होगा कि आपको अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग रिवर्स में जाने लगे। मतलब पुरानी, ठीक है, पुरानी जो खेती थी हम वापस उसके ऊपर जाने लगे। तो जब पुरानी खेती जो थी, जो कि उस समय हम लोग सिर्फ यूज़ करते थे गोबर की खाद, नॉर्मली गोबर की खाद का उपयोग किया जाता था या गौमूत्र का उपयोग करते थे, क्योंकि हमें जैविक खाद के रूप में वही चीज़ें ईजिली अवेलेबल थी। ठीक, और उसके जो कैरेक्टर्स थे वो भी हमें काफ़ी हद तक वही फ़ायदा देते थे जो हमें नॉर्मली ऑर्गेनिक मैन्योर जल्दी देता है, उसमें हमें थोड़ी देर तक समझ में आए। क्लियर? तो धीरे धीरे क्या हुआ कि परिवर्तन आए। लोगों कहते हैं ना कि आदमी जो है नया डेवलपमेंट करता रहता है। उस ज़माने में ज़मीन में केचुए बहुत पाए जाते थे। केचुए बहुत पाए जाते थे। केचुए क्या था कि ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति थी उसको इंक्रीज करते थे। क्या करते थे, जो वो चीज़ खाते थे उससे जो मल निकलता था वो ज़मीन के लिए एक खाद होती थी। मगर केमिकल फर्टिलाइजर के यूज से वो केचुए खत्म होते थे। ठीक है, जब वो केचुए खत्म हो गए तो जो वो प्रक्रिया होती थी वो प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे साइंटिस्टों ने इस तरफ ध्यान दिया। तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उन्होंने सबसे पहले गोबर होता था, गोबर को लेकर के गोबर से उन्होंने उसको 15, 20, 25 दिन के लिए छोड़ दिया। फिर उसमें छोड़ देते थे क्या, केचुए। उसके बाद में वो कुछ समय तक इंतजार करते थे। उसके बाद में जो उसकी चीज़ डेवलप होती थी वो उसको धीरे धीरे यूज करना शुरू किया। यहाँ से जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ वर्मी कंपोस्ट का। ठीक, जैविक खाद के रूप में आज वर्मी कंपोस्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला आइटम है। ठीक है, कैसे? इन टर्म्स ऑफ एरिया। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग गोबर की, कितने एरिया में हम लोग गोबर की खाद डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक एरिया में 1 टन गोबर की खाद पड़ रही है, तो 100 किलो जो वो है वर्मी कंपोस्ट उतने ही एरिया के लिए यूज किया जाता है। ठीक, 1 टन चीज को ले जाना आपके लिए भारी पड़ता है, मगर 100 किलो चीज को ले जाना आपके लिए आसान है। और होता क्या है कि आज की डेट में गोबर की खाद इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है कि आपके खेती की चीज को कंप्लीटली कवर कर सके। ठीक, इसलिए तरह तरह के हम लोग चीजें यूज करते हैं उस खाद की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। क्लियर है? तो अब हम लोग आते हैं मेजर चीज है जो हमारी वर्मी कंपोस्ट, जिसके लिए हम लोग बात कर रहे थे। इसको हिंदी में कहा जाता है केचुए की खाद। ठीक, और जो वर्मी बॉस है ये इसका लिक्विड फॉर्म है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्मी बॉस के यूजेस की। यूजेस मतलब इसका उपयोग, क्या उपयोग होता है वर्मी बॉस का? क्यों? एनीवन? हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स कहाँ चले गए? क्या यूज है वर्मी बॉस का? देखिए, पहली चीज जैविक खाद तो है ही, है ना?
जैविक खाद है जो लिक्विड फॉर्म है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म है इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं स्प्रे के रूप में। ये सॉलिड फॉर्म है इसलिए हम लोग इसका छिड़काव, इसको हम लोग खेतों में डालते हैं, ठीक। उसका उपयोग किया जाता है, हम लोग खेतों में स्प्रे करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसके साथ में गौमूत्र मिला दें, किसके साथ में, वर्मी वॉश के साथ में, अगर हम लोग वर्मी वॉश के साथ में काऊ यूरिन मिला दें तो ये काम करता है एज अ पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, ठीक, एज अ बायो पेस्टिसाइड काम करता है। मतलब खाद का तो काम करते ही करता है, साथ में ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है, ठीक। 7 से 8 ml 1 लीटर पानी में, ठीक, 7 से 8 ml 1 लीटर पानी में मिला करके आप इसका खेतों पे छिड़काव कर सकते हैं। इसका वर्मी वॉश, हम यूरिन की मतलब पेस्टिसाइड की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वर्मी वॉश की बात कर रहे हैं। एक चीज का ख्याल रखिएगा, इन सब चीजों का जो सबसे ज्यादा असर देखा जाए, इसमें जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है CN रेशियो। CN रेशियो का मतलब समझते हैं आप लोग? कार्बन है नाइट्रोजन रेशियो। कार्बन भी जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक, ऑर्गेनिक कार्बन। क्या रेशियो होना चाहिए आपके साथ? बताइए। क्या रेशियो लिया जाता है नॉर्मली? अगर ये रेशियो है CN रेशियो 25:1 और से लेके 30:1 तक, तो ये माना जाता है कि जो वो आपका मैन्योर है वो एक अच्छी खाद है, ठीक है। अगर ये रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो, हाँ CN रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक। मतलब सर किसी भी हालत में जो है नाइट्रोजन का 1% रहेगा? नहीं सर, उन्होंने तो क्या कहा, ये वो चीज है जो ऑप्टिमम लेवल माना जा सकता है। 1% की, जहां परसेंट की बात नहीं, मतलब क्या है, कार्बन और सिर्फ 2 प्रोडक्टों की बात। ये 25 अनुपात 1 क्या है? ये कार्बन है 25 कार्बन और ये नाइट्रोजन। और उसके आगे वाला सर वो भी देखिए, हमने कहा एक रेंज है, जी जी ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो 20 से 30 तक हो और जो नाइट्रोजन है वो हम एक ही के इस्तेमाल करें, ठीक। ओके। जो तैयार वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20:1.5 का रेशियो होता है, 1:1.5 CN रेशियो। मतलब जो नाइट्रोजन होता है इसके अंदर होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, होता है, अच्छा ठीक। मतलब जो कार्बन है वो एग्जैक्ट अगर अमाउंट देखा जाता है तो 19.78% के आसपास होता है और 1.5% के आसपास नाइट्रोजन होता है, ठीक। जो चीजें उसमें पाई जाती हैं, नॉर्मली हम लोग आज की डेट में 3 मेजर एलिमेंट्स मान के चलते हैं, जिसे कहा जाता है N, P और K। नाइट्रोजन, पोटेशियम, जो ये रेशियो होता है इन टर्म्स ऑफ वर्मी कंपोस्ट, ये 1:0.5 into 0.8% के आसपास। नाइट्रोजन, पोटास और क्या है, कार्बन है? नहीं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, NPK। अगर आपको नाइट्रोजन, देखिए तीनों चीजों की अपनी अलग अलग महत्ता है,
तीनों चीजें अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक। और तीनों चीजें अपने करेक्टर को अलग अलग जगहों पे दिखाते हैं। मान लीजिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं गेहूं का, क्या जो कि हम लोग हॉर्टिकल्चर के उसमें बैठे हैं, तो हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं टमाटर का, ठीक। टमाटर में जो नाइट्रोजन है उसका प्रभाव कहाँ दिखाई देगा? जो उसे इसका प्रभाव दिखाई देगा खेत में, मतलब आपको उसमें खेतों में आपको एकदम से वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगी, हरापन आ जाएगा, ठीक। तो जो नाइट्रोजन है वो अपना प्रभाव दिखाता है आपको खेत में, ठीक। फॉस्फोरस ये कहाँ प्रभाव दिखाता है? फलों में खेतों का फॉस्फोरस का प्रभाव दिखाई देता है गोदाम में। मतलब जो फॉस्फोरस है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। इससे क्या होता है, किसी भी फसल की पैदावार इंक्रीज हो जाती है। कहते हैं ना कि डीएपी देने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तो आपको जो फॉस्फोरस का असर है वो दिखाई देता है आपके गोदाम में, जहां पे आप मटेरियल को स्टोर करते हैं। अब तीसरी चीज बची पोटेशियम। पोटेशियम का प्रभाव कहां पे दिखाई देता है? वो दिखाई देता है मंडी में। जो पोटेशियम है ये बढ़ाता है आपकी क्वालिटी को, इट विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होगी तो उसका असर आपको मंडी में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी प्राइसिंग मिलती है। आप बाजार में जाइए, अगर एक टमाटर लगा हुआ है जो टाइट सा है, एक साइज में है, ठीक है, लाल है, वहीं पे आप जाइए एक टमाटर आपको अनइवन दिखाई देता है, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है, तो आप किसका पैसा ज्यादा देंगे? है बात। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जो पोटेशियम है वो इंक्रीज करता है क्वालिटी को, और जो क्वालिटी है वो आपको दिखाई देती है मंडी में। तो जो मंडी में जब कोई चीज दिखाई देती है वो चीज हो गई आपकी पोटेशियम, ठीक। हम लोग बात कर रहे थे रेशियो की। तो जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें जो रेशियो पाया जाता है वो 1:0.5:0.8 का होता है एनपीके। अगर इसमें 1.5% अगर आपकी वो है नाइट्रोजन है तो करीब करीब 0.75 के आसपास ये, और करीब करीब 1.2% ये पाया जाता है आपके वर्मी कंपोस्ट। अब जो खाद आती है एनपीके, तो सर उसमें ये सब पाया जाता है? सर एनपीके में तो पाया जाता है, एनपीके उसमें लिखा रहता है आपको 19 है कि 20 है, जो भी है। सर वो केमिकली प्रोड्यूस्ड है, वो आपके कंट्रोल में आप जितने परसेंट मिला करके देंगे उतने परसेंट मिलेगा, ठीक है। ये एक नेचुरल चीज है, इसमें चीजों का विघटन होने के बाद उसका परसेंटेज क्या होगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जब हम लोग जैविक खादों के लिए जब चीजों का वो उपयोग स्टार्ट करते हैं उस समय जो ये रेशियो होता है जैविक प्रोडक्ट का वो होता है 40:1। तो इस रेशियो पे पहुंच जाता है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम लोग ऑर्गेनिक मैटर जो हम लोग शुरू में यूज करते हैं वो उसमें कार्बन रेशियो जो होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 40 से 40 के आसपास होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनाया कैसे जाता है, ठीक। बनाने से पहले हम लोग बात करते हैं इसके यूजेस की। एक तो ये हो गया कि आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट यूज किया जाता है सॉइल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। क्योंकि जब ये चीजें उसमें मिलाई जाती हैं, मट्टी में मिलाया जाता है जब वर्मी कंपोस्ट को, तो जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल को रोकने की क्षमता, वो बढ़ जाती है। उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जमीन पोरस हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि जमीन पोरस हो जाती है तो उसमें एरेशन बढ़ जाता है, जिससे इसके अलावा एक टर्म यूज किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं CEC। सुना किसी ने? एग्रीकल्चर वाले को। CEC मतलब होता है कैट आयन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक। कैट आयन एक्सचेंज कैपेसिटी से क्या होता है कि अगर ये चीज इंक्रीज हो जाती है
तो उससे जो आपके जो एलिमेंट है जो हमारे खेतों के जो हमारे पौधे के विकास के लिए जरूरी है उनको ग्रहण करने की क्षमता इंक्रीज हो जाती है। तो वो जो एलिमेंट है वो पौधों को आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक, अगर CN रेशियो 15 से नीचे चला जाता है तो उस जगह पे जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया गैस के रूप में चला जाता है और उससे क्या होता है कि वो पौधों के लिए उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक, जाइलम में सहायता करते हैं क्या करेंगे? CEC सर जाइलम में सहायता नहीं करते। जाइलम एक ऑर्गन जिसे कहते हैं ना, ये जो नली है ना जाइलम ऑफ फ्लोएम, जी ठीक है, तो जाइलम में सहायता नहीं करते हैं। जाइलम क्या है कि ये आप केवल रूट प्रदान करता है चीजों के मूवमेंट के लिए। ये रोड है, ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि रोड, रोड ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कैटायन कैपेसिटी बढ़ जाती है तो जो पत्तियों में जो फ्लो होता है वो फ्लो उन एलिमेंट्स का बढ़ जाता है। नहीं तो अदरवाइज चीजें तो ट्रांसपोर्ट हो रही है मगर उसमें ये पदार्थ कम। ठीक, कैटायन कैपेसिटी के बढ़ने से ये चीजें बढ़ जाती हैं। ठीक, आपका CN रेशियो हो गया, आपको ये चीजें मिल रही हैं। इसके अलावा जो एक चीज और है जो आपके इसमें पाई जाती है वर्मी कंपोस्ट में, वो है एंजाइम्स, जो नॉर्मली आपको केमिकल फर्टिलाइजर में नहीं मिले। केमिकल फर्टिलाइजर में अलग से देने पड़ते हैं, जैसे जिब्रेलिक होता है, आप सुना है? जी, जिब्रेलिक एसिड होता है। जिब्रेलिक एसिड जो है हम लोग किसी भी चीज की, जैसे मान लीजिए होता है लोग कहते हैं इंजेक्शन दिया जाता है, जी सर, ठीक है, मगर जिब्रेलिक एसिड जो इसमें है वो नेचुरली पाया जाता है, आपको ऊपर से नहीं देना है। इसमें जो क्वांटिटी पाई जाती है वो पौधों के लिए फायदेमंद होती है। आप एकदम से अगर किसी चीज होता है ना कि आपने इंजेक्शन दिया और लौकी जो छोटी सी लौकी थी वो एक ही में पड़ी, मगर जो चीज आप मतलब जबरदस्ती किसी काम को करते हैं तो वो चीज आपके लिए परमानेंटली फायदेमंद नहीं होती। वो एक समय ऐसा होता है कि जो आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है, मगर इसमें क्या है वो चीज नेचुरली पाया जाता है। एक चीज होती है ऑक्सीजन, जो पैसे पौधों की बढ़वार के लिए होती है, ठीक है ना, हार्मोन्स की बात करें, जिब्रेलिक एसिड हार्मोनी, ठीक, ये इसमें नेचुरली पाया जाता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक, हम लोग पहले बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक है ढेर विधि, जी सर, गाँव में ठीक है, दूसरी है पिट। गाँव नॉर्मली हम लोग कॉमर्शियली अगर बनाते हैं नॉर्मली तो हम लोग पिट विधि का यूज करते हैं। ठीक, आज की डेट में जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है तो लोग वर्मी कंपोस्ट के साथ में ही वर्मी वॉश भी बना लेते हैं, क्योंकि वर्मी वॉश और कुछ नहीं है, वर्मी वॉश सीधी सी बात है लिक्विड फॉर्म में वर्मी कंपोस्ट। ठीक, हम लोग बात करेंगे पिट मेथड की। पिट मेथड में और ढेर विधि में सिंपल एक जो बेसिक डिफरेंस है उसकी हम आपको बता देते हैं ताकि आपको दोनों विधियां नॉर्मली एक ही जैसी है। ढेर विधि में क्या होता है, हम लोग ओपन में प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आज की डेट में हरे हरे बैग्स में लोग पिट बना लेते हैं। ये तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग पहले क्या करते हैं कि आपने एक जगह छाटी शेडी प्लेस, मतलब वहां पे शेड होता है, वहां पे नीचे हम लोग क्या करते हैं तिरपाल बिछा देते हैं। जी सर, वो तिरपाल जिसको हम लोग तिरपाल नॉर्मल इससे बड़ी होती है ताकि हम उसको किनारे से बाहर खड़ा कर सकें। जी, ठीक है, और इसमें हम लोग अंदर मटेरियल भर देते हैं और करीब करीब ये मान के चलिए 45 से 60 दिन, ठीक, इतने दिनों में हम लोग का कंपोस्ट तैयार हो जाता है। ये कौन सा विधि का? ये ढेर विधि का आपने बताया, लेकिन हम टोटल जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग पिट विधि। नॉर्मली 4 बीन मेथड यूज किया जाता है। ठीक, इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, 2 चीजें नॉर्मली फिक्स होती है, जो हाइट है वो 2 से 2.5 फीट, 3 फीट और ये 10 फीट से लेकर के एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि आपके पास कैसी जगह है।
फिर दिक्कत हुआ। मतलब आपका ये जो है ये 10 फीट होती है नॉर्मली, हम लोग 10 फीट का ही एवरेज मान के चलते हैं, ठीक। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 है ये, और जो इसकी गहराई है वो 2 से 2.5 फीट। मतलब विचार ये होता है ना जी सर। ढाई फीट के आसपास इसकी ऊंचाई होती है, जिसके अंदर हम लोग वर्मी कंपोस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। 2 चीजें ध्यान रखने वाली हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नीचे की तरफ कंक्रीट का होता है, जो नीचे का जो फर्श होता है वो फर्श पक्का होना चाहिए, ठीक, और स्लोपी होना चाहिए, मतलब एक तरफ उसमें ढलान होना चाहिए। ढलान होनी चाहिए, ठीक। और जिस साइड पे ढलान होती है उस साइड पे हम लोग नीचे की तरफ एक छेद कर देते हैं, इस छेद से एक पाइप बाहर निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आने वाला जितना भी लिक्विड जो नीचे की तरफ आता है वो लिक्विड हम यहां से इकट्ठा कर लेते हैं, और ये लिक्विड ही जो है वो वर्मी वॉश होता है, ठीक। ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो एरिया होता है ये एरिया छांव में होना चाहिए। अगर हम लोग ओपन विधि से या जैसे जो जेल विधि से कर रहे हैं तो नॉर्मली हम लोग पेड़ के नीचे ये काम करते हैं, ठीक है। मगर अगर आप कॉमर्शियली या वैसे कर रहे हैं तो हम लोग इसके ऊपर एक टीन शेड बना देते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो टीन शेड में आ जाता है, ठीक, ताकि इसके ऊपर सीधे सनलाइट ना पड़े। ऐसा क्यों? क्या कारण? केचुओं को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। क्या होता है जो केचुए होते हैं वो अंधेरा पसंद करते हैं, पहली बात, ठीक। दूसरी चीज जो तापमान है वो उनके लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज आर्द्रता, जिसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। सर तापमान, 100%। सर तापमान बताया जरूरी है, मतलब कैसे है ये? तापमान ज्यादा नहीं होना चाहिए, तापमान को कंट्रोल में रखने के लिए। सर वर्मी कंपोस्ट में अगर गोबर की उसमें खाद में डालेंगे हाथ तो वो गर्म होती है वैसे। हाँ मालूम है, उसके ऊपर भी आएगा। अच्छा, क्या होता है जिस समय विघटन चालू होता है ना, तो विघटन के साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसमें हल्का सी मतलब समय समय पे वाटरिंग, उसमें समय समय पे जल दिया जाता है, पानी का छिड़काव, ठीक है। और टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम लोग उसके ऊपर टाट का बोरा बिछा देते हैं। टाट के बोरे के ऊपर जब पानी डाला जाता है तो वो धीरे धीरे पानी को नीचे ले जाता है और वो टेम्परेचर को भी अपने अंदर सक कर लेता है। वाल भी डाल सकते हो, पुआल भी डाला जा सकता है, मतलब आप डालने के लिए पुआल भी डाल सकते हैं, मगर नॉर्मली हम लोग जो बोरे का प्रीफर करते हैं वो टाट का बोरा प्रेफर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो 3 चीजें हैं ये इनके लिए बहुत जरूरी है। आर्द्रता ये मानी जाती है 60 to 70% हमें मॉइस्चर कंटेंट या आर्द्रता उसमें रहनी चाहिए। अगर 60% से नीचे जाता है तो अगर वो सूखने सा स्थिति होती है तो जो केचुए हैं वो उस चीज से दूर भागते हैं, और केचुए को हार्वेस्ट करने के लिए भी हम इसी करेक्टर को उपयोग में लाते हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो जो आपका जो ये वर्मी पिट है, इस वर्मी पिट नीचे का स्ट्रक्चर कंक्रीट हो गया, तो इसके बाद हम लोग यूज करते हैं इसमें रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या क्या चीजें होती हैं? पहला तो काउ डंग हो गया, हम लोग सिर्फ काउ डंग से भी वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। मगर क्योंकि काउ डंग बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है इसलिए हम लोग इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स और उपयोग करते हैं। 2 चीजें हैं जो आज की डेट में हम लोगों के लिए केचुए के लिए फेवरेट भोजन मानी जाती है। एक तो है बनाना और दूसरा है जलकुंभी। नाम सुना है? जी सर। आज के तालाबों के लिए अभिशाप, ठीक है ना, क्योंकि इतनी तेजी से फैलता है ये तालाबों में। ये कंक्रीट तो जो रहेगा वो जाम रहेगा सर, परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ परमानेंट स्ट्रक्चर। आपको कंक्रीट मतलब कंक्रीट के ऊपर ईंटे से वो बनाना है, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ईंट का ही बनता है। जी सर, बहुत सही।
ठीक है ना। अगर आपने ईंट का नहीं बनाया है तो वो आपकी ढेर विधि होगी ना। जी सर। और उसमें हम लोग नीचे की तरफ त्रिपाल क्यों बिछाते हैं, क्योंकि हम कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं नीचे। और कंक्रीट स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है, केचुए जो होते हैं वो अंधेरा पसंद करते हैं, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। अगर नीचे का स्ट्रक्चर कच्चा होगा तो वो एक बार अगर मिट्टी में चले गए तो आपका काम खत्म हो गया ना। नहीं आता। इसलिए नीचे की तरफ त्रिपाल लगाई जाती है या एक पक्का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। गाय के गोबर के ऊपर क्या लिखे हैं मालूम सर? ठीक है, जलकुंभी के ऊपर क्या लिखे हैं? बनाना, ये तो रॉ मटेरियल है, ये बनाना है केला। जी सर। उसके पेड़ केले की पत्तियां, केले के पेड़। तने तने सब। एक चीज का ख्याल रखते हैं कि जब हम ये चीजें डालते हैं ना, ये सब जब वेस्ट डाला जाता है, वैसे हम लोग इसमें और भी वेस्ट, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में गोभी आती है, आपने गोभी को के पत्ते हटा दिए, वो पत्ते चॉप करके इसमें डाल दिए, ठीक है। तो और भी जो भी हरी सब्जियां जो आपके पास में आ रही हैं वो आप इनको चॉप करके इसमें डाल देते हैं। सबसे नीचे की तरफ जैसे मान लिया आपने गोबर डाला, गोबर के बाद आपने ये चॉप करके ये डाल दिया, फिर ऊपर से गोबर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें डालते हैं केचुआ, सबसे ऊपर के उसमें केचुआ डाल दिया जाता है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो 1000 केचुए हैं वो हम लोग 1 स्क्वायर मीटर में डालते हैं। नॉर्मली ये माना जाता है कि ये जो है वो 1 kg के बराबर होता है, मतलब 1 किलो केचुआ 1 स्क्वायर मीटर में यूज किया जाता है। जैसे मान लिया आपने तैयार किया, उसका जो 1 स्क्वायर मीटर का जो आप एरिया होगा, उस एरिया में आप लोग 1 किलो केचुआ छोड़ेंगे, ठीक। एरिया कितना रहेगा सर उसका माप? सर इसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ना, 10 फीट की वो है और निकल जाएगा ना और 3, ठीक है। 30 हुआ, जी सर। 30 में 9 से 27 करीब 3.5 स्क्वायर मीटर के आसपास का एरिया होता है, ठीक। 3.5 स्क्वायर मीटर की, मतलब 3.25 से 3.5 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है, उस एरिया में करीब 3 से 3.5 किलो केचुआ आपको छोड़ना है। उतना केचुआ इसके लिए सफिशिएंट होगा जो आपका प्रॉपर वे में आपके इसको डिकम्पोज करेगा। हम लोग जो हिंदुस्तान में जो नॉर्मली जो वैरायटी यूज करते हैं वो है अर्चिना फोर्टिका, नाम सुना है ना। ये वैरायटी है जो हम लोग नॉर्मली हिंदुस्तान में यूज करते हैं, मतलब ये उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक, अर्चिना फोर्टिका। और जो वैरायटी जो हम लोग अच्छे जो लोकल भाषा में जो कहते हैं वो है ही जय गोपाल, जो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि ये छोटी है और सबसे अहम मुद्दा ये 50 डिग्री से, जो कि हम लोग के वहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, प्लस जो टेम्परेचर होता है जब ये लोग डिकम्पोज करते हैं उस समय भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी सर्वाइव करती है। फोर्टिका जो अर्चिना फोर्टिका की जो हम लोग वैरायटी बता रहे हैं, ये वैरायटी डेवलप हुई थी IVRI, इंडियन वेटरी, ठीक है, इंडियन वेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, वहां पे डेवलप की गई थी जय गोपाल के नाम, ठीक। ये दूसरा है नाम जय गोपाल है वो वही, जी। मतलब आप ये समझिए, ये है साइंटिफिक नेम, इसके अंतर्गत ये वैरायटी वो जो चीजें डेवलप हुई है वो डेवलप हुई है, ठीक। ये 50 तापमान तक सहन कर सकते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो जय गोपाल वैरायटी है वो टेम्परेचर को उसमें सर्वाइव करती है। ये तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ज्यादातर वैरायटी है वो 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के डेड हो जाती है। उभयलिंगी है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें मेल और फीमेल एक ही उसमें पाया जाता है, ठीक है। नॉर्मली जब हम लोग इसको बाइफर्केट करते हैं तो कुछ इसमें ऐसी वैरायटीज है जो ऑर्गेनिक मैटर को खाती हैं, कुछ ऐसी वैरायटीज है जो मिट्टी खाती है, कुछ ऐसी है जो दोनों में से कोई चीज नहीं, ठीक। और केचुए हमेशा उजाले से अंधेरे की तरफ मूव करते हैं, ठीक। जब आपने ये चीजें उसमें भर दी, उसके ऊपर से आपने उसके ऊपर केचुआ डालने के बाद जब आपने उसको काट से ढक दिया तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसमें लिक्विड डालते हैं, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। जब हम पानी डालते हैं तो पानी से 2 फायदे होते हैं, एक तो उसकी ह्यूमिडिटी या जो उसका जो वो है आर्द्रता वो मेंटेन रहती है, दूसरा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक। तो करीब 40 से 45 दिन के बाद आपको उसका असर दिखने लगता है और अंदर का जो मटेरियल है वो टोटल डिकम्पोज हो जाता है। जो अंदर जाके गोबर थी या गोबर था या जो ऑर्गेनिक मैटर थे वो सब के सब उसमें आपके डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने के बाद उसका एक पर्टिकुलर करेक्टर होता है, क्योंकि गोबर की खाद
जब आप डालते हैं तो उसमें आपको एक स्मेल आती है, मगर जब वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है तो ये स्मेल लेस होता है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी सुगंध या दुर्गंध नहीं आती। ठीक है, इसे कहते हैं गंध रहित। ठीक, ये उसके तैयार, मतलब ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है, ये उसके कैरेक्टर। एक तो गंध नहीं आती है, दूसरा आपने चाय की पत्ती देखी है, इसका आकार चाय के पत्ती का ही आकार होता है और इसका रंग भी डार्क ब्राउन ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो जब ये तैयार हो जाता है, जब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है, तो हमें इसमें केचुए की संख्या पहले से कहीं ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि केचुए उस पर अपना रिप्रोडक्शन भी करते हैं और केचुए से केचुआ पैदा होता है। ठीक, तो आप इसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से केचुए को हार्वेस्ट करते हैं। जब चीज तैयार होती है तो तैयार होने के बाद जब आप उसको देखते हैं हाथ से, तो आपके हाथ में जब आप लेंगे तो वर्मी कंपोस्ट के साथ में केचुए भी आते हैं। ठीक, तो आपको उसमें से केचुए हार्वेस्ट करना है, मतलब केचुआ अलग करना है, आपको वर्मी कंपोस्ट अलग करना है। क्योंकि आप वर्मी कंपोस्ट को केचुए डाल के नहीं बेच सकते, क्योंकि आपको वो चीजें पैक करनी है। वो ऑटोमेटिकली नीचे जाते हैं, ऑटोमेटिकली नीचे नहीं जाते, उनको नीचे जाने के लिए मजबूर किया जाता है। ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता वो काम। कैसे मजबूर किया जा सकता है कि आपका जो वो होता है केचुए छान के अलग कर सकते हैं, तो छन्नी से उसको छान लिया जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब आपने वर्मी कंपोस्ट लिया, जो नॉर्मली जो बालू वालू छानने वाली जो छन्नी होती है, आपने उसके ऊपर डाला, तो उससे क्या है कि वर्मी कंपोस्ट नीचे चला गया और जो केचुए थे वो आपके ऊपर गए। ये पहला प्रोसेस है, एक प्रोसेस हम इससे अलग कर सकते हैं। मगर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग पलटे, मतलब वर्मी कंपोस्ट को नीचे से ऊपर करें या ऊपर से नीचे करें, जो भी करें, या छानने के लिए निकाले, तो हम लोग को कभी भी किसी भी लोहे के आइटम का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कुदाल, खुरपी, इन सब चीजों का उपयोग नहीं किया जाता है। समझे? सर्ववाणी चाहिए, किसी भी हालत में ऐसे किसी भी यंत्र का उपयोग नहीं करते हैं जिससे हमें नुकसान हो सके। हमें नुकसान इन द सेंस कि अगर हम मान लीजिए कुदाल या खुरपी यूज कर रहे हैं तो उससे केचुए के मरने का डर होता है, तो हम लोग को ऐसी कोई चीजें उपयोग नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी के बने हुए बर्तनों से, वो उससे सामान से हम लोग केचुए उसको खाद को निकालते हैं, उसके ऊपर डाला और डाल करके हम लोग छानते। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये विधि का उपयोग नहीं करते, तब क्या होता है कि एक विधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं वीट। ठीक, हमारा जो मटेरियल था, तैयार मटेरियल था, हम उसको एक साइड में वी पैटर्न पे रखें और नया मटेरियल डाल देते हैं इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया हम इसमें पानी देना स्टार्ट करते हैं और इसमें पानी देना बंद कर चुके हैं। क्लियर? तो क्या होता है कि नमी की तलाश में केचुए इस साइड से इस साइड पे मूव कर जाते हैं। बॉक्स कैसे डिवाइडेशन करने से डिवाइडेशन ये मैं मानता हूँ, वैसे वो नहीं कर सकता, केचुआ मूवमेंट भी चाहिए ना, इसीलिए सेम फिट में होता है। आप आधे आधे हिस्से को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे भी डिवाइड करना चाहें, जिससे क्या है कि जो केचुए का जो मूवमेंट है वो सूखे से गीले की तरफ होता है। तो उससे क्या होता है कि आपके जो केचुए थे वो यहाँ की बजाय यहाँ चले गए और आपने इस चीज को निकाल दिया। हालांकि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रोसेस है वो प्रोसेस छन्ना विधि है, क्योंकि सबसे ज्यादा आसान आज की डेट में हम लोग को वही लगती है। तो डिवाइडेशन करने में ठीक है, नहीं ट्रेन लोग करते हैं और कहते हैं इसमें नुकसान की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है कि इस प्रोसेस में 5 से 7 दिन का समय लगता है। जो 5 से 7 दिन का समय है वो दोनों चीजें आपस में चल जाती हैं, तो जो नया मटेरियल है उसको तैयार करने में आपको 5 से 7 दिन का कम समय लगता है। तो कॉमर्शियली ये चीज ज्यादा फायदेमंद हो जाती है। आपका एक प्रोसेस खत्म नहीं हुआ और दूसरा प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया। जैसे हम लोग की भाषा में यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जीरो टिलेज। नाम सुना किसी ने? क्या होता है? हल्की जुताई है हल्की जुताई से करके थोड़ा मतलब ऊपर की लेयर की थोड़ा करने देते हैं, जैसे घोड़े की पहले जुताई करना चाहिए ठीक है। आपने गेहूं की कटाई करी, सिंपल से बात करते हैं, नहीं धान की कटाई करी, ठीक है, आपने धान काटा, ठीक है, धान काटा, अब आपको गेहूं बोना है तो आप क्या करेंगे? पहले पानी देंगे, ठीक, फिर
उसके बाद जुताई करेंगे, फिर खाद देंगे, फिर जुताई करेंगे, फिर बराबर करेंगे, फिर बीज डालेंगे, फिर जुताई करेंगे ना। मगर क्या होता है, जीरो टिलेज में ये सब काम नहीं होता है। आपने धान को काटा और धान काटने के बाद आपने सीधे बुआई कर दी, जैसे कहते हैं फर्टिसीड। क्या फायदा हुआ इससे? इससे क्या फायदा हुआ? वो जो उसके धान का पूरा आपने डंठल पहले साफ किए, फिर खेत को जोता, पानी डाला, तो जो ये सारा जो फैक्टर्स है ना, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती है, तो इससे पड़ने वाला जो खर्चा है वो खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले आपकी कॉस्ट कटिंग होगी। दूसरी चीज क्या है कि आपका सबसे मेन चीज क्या है, इट विल टेक नॉट लेस देन 30 डेज, जो आपका जो प्रोसेस था। 30 दिन। तो जो ये 30 डेज थे, ये आपके पास पूरे के पूरे वर्किंग हो गए, हो गए ना। तो उसमें क्या होता है, इसमें भी वही फायदा मिलता है। जो चीज आपकी 45 दिन में पूरी होनी थी, वो चीज आपकी 40 दिन में पूरी हो रही, मतलब आपको 5 दिन का गैप मिला 5 दिन का गैप। और जो ये 5 दिन का गैप होता है, ये कॉमर्शियली बहुत मायने रखता है। अगर आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन 25 दिन में करते थे, अगर वही प्रोडक्शन आप तो पूरे साल भर का अगर आप रेशियो निकालेंगे, तो वो आपके साइकिल में 1 से 2 दिन बढ़ जाते हैं। अगर आप वो चीज नॉर्मल वे में जानना चाहें, हम लोग के पास मोबाइल फोन है, सबके पास, सब लोग नॉर्मली मैक्सिमम लोग प्रीपेड मोबाइल यूज करते हैं ना। जी। जो मोबाइल कंपनियां हैं, उनका जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है। कभी भी आपको कॉल होता है ना 28 दिन का हर महीना। दिन का होता है। आप महीने में 2 दिन अगर आप कम कर रहे हैं, तो किसी महीने में 2 दिन कम कर रहे हैं, किसी में 3 दिन कम कर रहे हैं, तो 12 के हिसाब से अंत में आते आते जो आपके 12 महीने हैं, वो 13 महीने में कन्वर्ट हो जाते हैं। फायदा किसे मिला? जो आपकी कंपनी थी, आपका 12 महीने का किराया की जगह उसने आपसे 13 महीने का किराया लिया। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज, अगर कोई बात, अगर हम प्रोडक्शन साइड में जाते हैं, तो जो चीज हमारी साल में 10 प्रोड्यूस होनी थी या 12 प्रोड्यूस होनी थी, वो चीज हमें 13 प्रोड्यूस हो रही है। तो अल्टीमेटली हमें क्या होगा, हमारी इनकम बढ़ जाएगी, है बात। तो जो ये टाइम गैप होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो किसी भी प्रोसेस में हो, जो समय की बचत होती है ना, अगर आप इसको कॉमर्शियली यूज करेंगे, तो आपको उसकी सारी की सारी प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आएगी। तो लेकिन पैदावार कम उसमें कम होती है। किसमें कहाँ पैदावार कम होती है? जो लोग करते हैं नहीं सर, जीरो टिलेज में पैदावार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, सारे प्रोसेस वही हैं, ठीक है सर। और नॉर्मली अगर आप देखिए सर, समय का असर कब, पैदावार के ऊपर असर कब पड़ता है? नॉर्मली जो क्रॉप का ड्यूरेशन होता है ना, अगर वो अगर कम ज्यादा हो रही है, क्रॉप ड्यूरेशन मतलब जो पैदा होने, मतलब बोने से लेके काटने का दिन, अगर उसके ऊपर असर पड़ रहा है, तो आपकी पैदावार कम हो सकती है। हम उसका भी आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग नॉर्मली मक्का 2 सीजन में बोते हैं, ठीक, एक रबी में, एक खरीफ में होता है। खरीफ का सीजन मतलब हम लोग जो मक्का बोते हैं, वो मक्का जाकर के बोया जाता है, ये मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली मई के आसपास, अप्रैल में, ठीक। हम उसको काट लेते हैं जुलाई में। मगर जब हम लोग मक्का अक्टूबर के महीने में बोते हैं, तो वो मक्का जाके कटता है मार्च के महीने में। अप्रोक्सीमेटली वो हम लोग का लेता है करीब 160 से 170-80 दिन के आसपास, 6 महीने का टाइम पूरा लेता है। अगर आप दोनों के प्रोडक्शन में देखेंगे, सेम वैरायटी अगर आप बोना चाहें, तब भी हम आपको बता रहे हैं, तो जो आप प्रोडक्शन में जो अंतर देखेंगे ना, वो अंतर करीब करीब 1.2 से लेकर 1.5 का अंतर आता है, मतलब 1.5 गुने तक आपको पैदावार मिलती है। क्योंकि हम लोगों ने बिहार में जो सबसे ज्यादा काम किया, वो इसी के ऊपर, मक्के के ऊपर काम किया हुआ है। और मक्के में क्या है कि जो रबी का मक्का होता है, वो नॉर्मली हम लोग जो दाना यूज करते हैं ना, रबी के मक्के का यूज सबसे ज्यादा उसमें होता है। और जो खरीफ का मक्का है, नॉर्मली हम लोग भुट्टे के भुट्टे बेचते हैं, ठीक। पैदावार जो रबी का मक्का है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5, कभी कभी तो 2 गुने तक मिल जाती है। तो क्यों? क्योंकि वो टाइम गैप होता है। आप नॉर्मली अभी के हिसाब से समझिए, गेहूं के हिसाब से नॉर्मली क्या होता है कि गेहूं में अगर ठंडक का पीरियड छोटा हो जाता है, तो गेहूं जल्दी पक जाता है। और जल्दी पकने की कंडीशन में आप देखिएगा गेहूं की पैदावार कम हो जाती है। कम हो जाती है, होता नहीं? जी। सेम समय में बुआई हुई थी, मगर जल्दी पक गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो उसका जो क्रॉप ड्यूरेशन था, अगर क्रॉप ड्यूरेशन कम हो जाता है, तो अच्छी अच्छी चीजों की जो पैदावार है, उसके ऊपर असर पड़ता है। वही क्यों? क्योंकि उसको वेजिटेटिव ग्रोथ करने का टाइम मिलता है ठंडक के समय में, ठीक है। पौधा अपने आप में मजबूत होता है, कोई चीज मजबूत होती है तो इसीलिए नॉर्मली हम लोगों में कहा जाता है ना कि एक पर्टिकुलर उम्र होती है शादी के लिए, सिर्फ इसी के आधार पर कहा जाता है, और कोई रीजन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीमैच्योर कोई चीज करते हैं, तो वो हमेशा नुकसानदेह होती है, और वो आपको उतनी पैदावार नहीं दे सकती। क्लियर? इसलिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, तो आपका ये हो गया फर्टिलिटी से आपने बोल लिया, तो आपको फायदा मिल गया।
हम लोग बात कर रहे थे वर्मी कंपोस्ट के बाद में जो चीज हम लोग तैयार करते हैं 45 दिन में आपने उसमें से वो हार्वेस्ट कर लिया, ठीक। मगर नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग पानी डालते हैं, जब पानी डाला जाता है ना उसमें, क्यों, टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए, तो सारा पानी तो यूज होता नहीं है। उसमें क्या होता है कि जो आपका वर्मी कंपोस्ट है उसको लेता हुआ वो पानी नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि हमने एक तरफ से स्लोपी बनाया हुआ है, तो वो सारा का सारा पानी उस पाइप के माध्यम से टपक टपक के बाहर आता है। यही होता है वर्मी वॉश, ठीक। तो वर्मी कंपोस्ट भी तैयार हो जाता है और उसमें हमें वर्मी वॉश भी मिल जाता है। ढलान में है तो आपने जब डाला तो पानी जो है वो एक ही साइड से निकलेगा, आपने वहां पे पाइप लगा रखा है अंदर से, तो जो उसी पाइप से वो चीज बाहर आ जाती है, तो वही वर्मी वॉश है जिसको हम लोग एज अ लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर लेते हैं। अगर आपने उसमें काउ यूरिन मिला देंगे तो वो एज अ पेस्टिसाइड भी यूज किया जाएगा, ठीक। इसके अलावा हम लोग बात करें वर्मी वॉश की, अगर सिर्फ वर्मी वॉश बनाना है, वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाना है, कॉन्सेप्ट है, एक हल्दी है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का 200 लीटर का कंटेनर लेते हैं, ठीक है। इसमें नीचे की तरफ इस जगह पे एक टोटी लगी होती है, इससे हम लोग वर्मी वॉश को निकालते हैं, ठीक। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें नीचे की तरफ कंकड़ भरते हैं, ठीक। कंकड़ के ऊपर भरी जाती है पानी, ठीक। बालू के बाद इसके ऊपर भरा जाता है गोबर, ठीक। ये कंकड़ के ऊपर क्या है? गोबर, कंकड़ के ऊपर ये कंकड़ है, ये बालू है, कंकड़, ये तुम्हारा गोबर है। जरूरत पड़े तो हम गोबर के साथ में काउ यूरिन भी डाल सकते हैं, ठीक। और सबसे ऊपर इसमें डाल दिए जाते हैं केचुए, इसके ऊपर लगाया जाता है एक घड़ा, ठीक है। इसमें धीरे धीरे पानी जो है वो टपकता है, छेद किया जाता है, ठीक है। हमने क्या, पानी टपकता रहे नीचे से, तो जो पानी टपकने के लिए नीचे तुम्हें वो छेद चाहिए होगा, बिना छेद के तो टपकेगा नहीं पानी, ठीक है। सारा का सारा प्रोसेस ऐसा चलता है। केचुए क्या करते हैं, गोबर को डिकम्पोज करते हैं, क्योंकि उसमें लिक्विड साथ में आता है, तो यहाँ से करते करते नीचे बालू से छलता हुआ इस जगह पे से यहाँ से बाहर निकलता है, जिसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद में, ठीक है, इसको ऐसा वर्मी वॉश या जिसे आप लोग लिक्विड फर्टिलाइजर कह सकते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर। कितने दिन में बनकर तैयार होता है? वही 40 दिन का, मगर ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग केवल गोबर के का उपयोग कर रहे हैं। तली में छेद लगा सकते वो है ना पाइप, ड्रेनेज उसमें तो ड्रम में चाहिए ना, तो तुम निकालोगे कहाँ से? तो नीचे इसमें क्या होता है, इन कंकड़ों के बीच में वो लिक्विड इकट्ठा होता रहता है, वो पानी उसको हम लोग बाहर एक्सट्रैक्ट। नॉर्मली जो प्रोसेस माना जाता है वो 42 से 45 दिन का है, मगर जरूरत के हिसाब से आप इन दिनों को इंक्रीज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि जो वर्मी वॉश, इसमें क्या है कि आप चीजों को डालते रहिए, रॉ मटेरियल, जो कि नीचे वाला आपको मटेरियल चेंज नहीं करना है। बालू हम लोग इसलिए उपयोग करते हैं कि इससे पानी छन करके नीचे आता है, ठीक। इसके बीच में क्या होता है कि कंकड़ों के बीच में स्पेसेस बनी रहती है, तो वो लिक्विड यहाँ पे स्टोर हो सकता है, ठीक है ना। अगर नीचे अगर आप जो कि आपको चीजें वो भी चाहिए, जो यहाँ इस जगह पे, उससे क्या होता है, जब यहाँ पे बालू भरते हैं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इस जगह पे आकर के पूरा का पूरा बालू से वो जाम हो जाता है, मगर जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसमें बीच बीच में छेदों का जो उसमें जो गैप होता है, गैप ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंकड़ों का उपयोग करते हैं। क्लियर?